हेलो फ्रेंड्स, सत्य स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लीडिंग केस लेकर आई हूँ। लीडिंग केस है फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का और केस का नाम है अमजद खान वर्सेज मध्य प्रदेश राज्य। अमजद खान अभियुक्त या अपिलिएंट है और मध्य प्रदेश राज्य रिस्पोंडेंट उत्तरार्थी है। अमजद खान वर्सेज मध्य प्रदेश राज्य का रेफरेंस लिया गया है AIR 1952 SC 165। सब्जेक्ट था भारतीय दंड संहिता की धारा 97 के अंतर्गत आत्मरक्षा का अधिकार से रिलेटेड है और इस संबंध में इस केस की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। इस केस का फैक्ट है, चलिए जानते हैं। मध्य प्रदेश के कटनी के झंडा बाजार, जिसे चौक भी कहा जाता है, में 5/3/1950 को कुछ सिंधी शरणार्थियों द्वारा तथा मुसलमानों के बीच झड़प हो जाती है और सांप्रदायिक झगड़ा हो जाता है। अमजद खान इस केस में अभियुक्त है तथा उसके भाई की दुकानें उस बाजार में सड़क के किनारे पर थी तथा उसका मकान भी था। अमजद खान के मकान का दरवाजा उत्तर की तरफ तथा उसके भाई का दरवाजा पूर्व की ओर खुलता था तथा उसके मकानों के बीच दीवार में एक झरोखा यानी कि छोटा सा रास्ता था। झगड़े के समय भीड़ ने अभियुक्त के भाई कि अमजद खान के भाई के मकान का दरवाजा तोड़ दिया और मकान में से सारे सामान को लूट लिया तथा उसके भाई के पारिवारिक जन को झरोखे में से होकर अभियुक्त के मकान में पहुंच गया और वहां शरण ली। अभियुक्त अमजद खान के भाई ने अभियुक्त को बताया कि भीड़ ने अमजद खान की दुकान को तोड़ दिया है और दुकान से सामान लूट रहे हैं। अमजद खान अभियुक्त ने देखा कि भीड़ उसकी दुकान को लाठियों से तोड़ रही थी तथा उसने उपरांत 2 फायर के जिससे एक सिंधी व्यक्ति मारा जाता है और 3 अन्य सिंधी व्यक्ति घायल हो जाते हैं। केस विचारण न्यायालय यानी कि ट्रायल कोर्ट में जाता है, जहां पर अभियुक्त के विरुद्ध विचारण करते समय विचारण न्यायालय उसे दोषी पाती है और सजा सुनाती है। यह केस उच्च न्यायालय में जाता है, जहां अपीलिएंट ने अभियुक्त ने विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील पेश करता है, परंतु उच्च न्यायालय इस अपील को निरस्त कर देती है। उसके बाद यह केस उच्चतम न्यायालय में जाता है। अभियुक्त उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करता है। वहाँ पर जज सर्वश्री फजल अली तथा बोस न्यायमूर्तिगण ने अपने निर्णय में कहा है, जब भीड़ अभियुक्त के मकान को तोड़ चुकी थी और उसकी अपनी दुकान को तोड़ रही थी, तब उसके पास इतना समय नहीं था कि वह अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर सके। सेकंड है, अभियुक्त को यह भी डर था कि यदि उसने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो उसके परिवारजनों को गहरी चोट आ सकती है, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। थर्ड पॉइंट है, ऐसी परिस्थितियों में उसे किसी को जान से मार डालने की सीमा तक आत्मरक्षा का अधिकार था। अभियुक्त को अपनी दुकान के तोड़े जाने एवं लूटे जाने तक प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं था। फोर्थ पॉइंट है, इस कार्रवाई में उसने आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग नहीं किया है। उसने केवल 2 गोलियां चलाई और जैसा कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण ने माना है कि निशाना काफी नीचे की ओर था। फिफ्थ पॉइंट है, यह फैक्ट कि अभियुक्त द्वारा चलाई गई दोनों गोलियां केवल 4 सिंधियों को लगी, इस बात को प्रमाणित करता है कि विपक्षी दल उक्त क्षेत्र में सक्रिय था। सिक्स्थ पॉइंट है, भारतीय दंड संहिता की धारा 97 के द्वारा प्राप्त आत्मरक्षा का अधिकार केवल अपने शरीर की रक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि इस अधिकार का विस्तार किसी दूसरे की शरीर की रक्षा, अपनी संपत्ति की रक्षा तथा दूसरे की संपत्ति की रक्षा तक विस्तृत है। फ्रेंड्स, इस केस में निर्णय आता है, रिजल्ट आता है, अपील स्वीकार कर ली जाती है और अभियुक्त खान दोष मुक्त कर दिया जाता है, मतलब वह दोषी नहीं कहलाता है। प्रतिपादित विधि का सिद्धांत इस प्रकार है। फर्स्ट, धारा 97 भारतीय दंड संहिता में प्रतिरक्षा का अधिकार न केवल स्वयं के शरीर एवं संपत्ति बल्कि दूसरे के शरीर एवं संपत्ति तक भी विस्तृत है।
सेकंड है, जब परिस्थितियां ऐसी हो कि लोक अधिकारी से संपर्क न किया जा सके तो तुरंत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है, धारा 103 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लूट के अपराध में प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तृत है। फोर्थ है, प्रतिरक्षा के अधिकार में आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिलंघन माना जाएगा। तो दोस्तों, केस डिस्कशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।